Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is accounting conventions. In last class, we completed accounting concepts. Different concepts are there. 11th concept. Now, the turn is accounting conventions. Accounting conventions may be defined as a custom or generally accepted practices which is adopted either by general agreement or common consent among accountants. वो परंपराएं, वो कस्टम्स, रिवाज जो कि पीछे से चलते आ रहे हैं, जो कि हर पर्सन जो है अपने एग्रीमेंट से या फिर अकाउंटेंट जो हैं वो आपसी कॉमन कंसेंट से इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं. Accounting conventions differ from concept in respect to the followings. Differentiation between accounting concept and accounting conventions. लीगल पोजीशन की बात करें बेसिस की, तो डिस्टिंक्शन का बेस है लीगल पोजीशन. अकाउंटिंग कंसेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस. अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइन बेस्ड अपॉन कस्टम और यूसेज और जनरल एग्रीमेंट. ये जनरल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, रिवाज, कस्टम, गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन वो जो है लीगल एक्सेप्टेंस उसको कंसेप्ट को दी गई है. रिकॉर्ड करने की बात करें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट है बेसिक अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. वो कहता है कि जहाँ भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात आती है, अकाउंट्स को मेंटेन करने की बात आती है, तो हम इसको बेसिक अजम्पशंस या इसी के बेस पर ही हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इसी के बेस पर ही हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन की जब बात आती है तो फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये जो है तब काम आता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस. इसके क्या इंपॉर्टेंस है? दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स. इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो हर जगह पर फॉलो होती हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में. दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अकाउंटिंग कंसेप्ट है. कन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं. रोल ऑफ पर्सनल का क्या रोल है? देयर इज़ नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस इन फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट. जब कंसेप्ट बना दिए गए हैं तो वहाँ पर्सनल जजमेंट या इंडिविजुअल बायस की बात ही नहीं आती है, उसका कोई रोल नहीं है. तो अगर हम कन्वेंशंस की बात करें तो कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, कन्वेंशंस जो हैं वो क्या है, जनरल एग्रीमेंट है, तो वो गाइडलाइंस है, तो वो पर्सन टू पर्सन जो है चेंज हो सकती हैं. तो पर्सनल जजमेंट में प्ले क्रूशियल रोल इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस. यूनिफॉर्म अडॉप्शन की बात करें अगर, देयर इज़ ए यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इन डिफरेंट एंटरप्राइज. देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइज. अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी उसमें मिलती है, लेकिन इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सनल जजमेंट से ये इफेक्ट हो जाता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइज. डिफरेंट एंटरप्राइज डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगी. आगे बात आती है कि कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं. 3 टाइप्स के अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं. फर्स्ट हमारा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड इज कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी एंड थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं. क्या है फुल डिस्क्लोजर? जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है वो ये कहता है कि हमें कोई भी बात हाइड नहीं करनी चाहिए, हर सारी चीज़ें जो हैं वो शो करनी चाहिए, सारा कुछ डिस्क्लोज कर देना चाहिए.
जिससे क्या है, हमारे अकाउंट जो है वो वेरीफाइबल होंगे और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं या प्रोप्राइटर हैं, बैंकर हैं, जो भी पर्सन हमारे बैंक से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed. In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of financial statements such as proprietor, present and potential creditors, investors and others. The principle is so important that the Company Act make ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of company. जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिस्क्राइब करेंगे या कोई भी फैक्ट्स हैं तो वो कहता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से होने चाहिए कि कुछ भी बात वो है उसमें छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे बात हो सकती है कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड, तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, जो ऐसी लायबिलिटी जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है मे बी वो पे करनी पड़ सके और हो भी सकती है और नहीं भी। तो अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो फ्यूचर में फाइनल लाइबिलिटी बन जाए, कंफर्म लाइबिलिटी बन जाए, तो उसको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। कहाँ करेंगे अब उसको नोट, तो ये फुट नोट में हम अपने बैलेंस शीट के फुट नोट्स में जो है उसको शो करते हैं। फुट नोट क्या होता है वो आपको बाद में समझ में आएगी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझेंगे कि एक कन्वेंशन है जो कि ये कहती है कि हमको फुल डिस्क्लोज़र की बात करती है कि कुछ भी छुपाने की नहीं है। तो चाहे वो थोड़ी लायबिलिटी है, चाहे कम लायबिलिटी है, चाहे जिसकी संभावना भी है फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है कि देना पड़ सकता है, तो वो हमारे को हर चीज़ जो है वो शो करनी चाहिए। अगर हम उसको अकाउंट्स के अंदर नहीं लिख सकते तो बाहर तो लिख सकते हैं। तो वही चीज़ कि बैलेंस शीट के लास्ट में नीचे फुट नोट में हम इसको जो है शो करते हैं। अब कंटीजेंट लायबिलिटी की जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कंटीजेंट लायबिलिटी का, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है आप उस केस से जीत सकते हैं, जीतेंगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगा और आप अगर हार गए तो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी इन फ्यूचर हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी वहाँ पर शो करेंगे। सेम अगर आपने किसी की गारंटी दी है, दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने किसी की गारंटी दी है कि ये पर्सन को आप अमाउंट दे दीजिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अगर इन फ्यूचर वो पर्सन अमाउंट देने में जो है एबल नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पे करना पड़ सकता है, तो वो गारंटी जो है आप पर भारी पड़ सकती है। तो इसके लिए भी क्या है, आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी बन सकती है। इसी तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आप फुटनोट में शो करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की हमारी लायबिलिटी हो सकती है जो भी आप डिस्क्लोज करेंगे इस कंसेप्ट के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारी कन्वेंशन है मैटरलिटी। क्या कन्वेंशन है, मैटरलिटी। दिस कन्वेंशन इज एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये उसके एक्सेप्शन केस कह सकते हैं हम। कैसे एक्सेप्शन, पिछली जो हमने फुल डिस्क्लोजर वाली कन्वेंशन कही वो कहता है कि सारी चीज़ जो है वो डिस्क्लोज करो, सारी चीज़ जो है वो सबके सामने रख दो। लेकिन ये कहता है कि मैटरलिटी की बात, कि जो किसी के लिए मैटर करती है, जो किसी के रेलिवेंट है ना, बस वही इन्फॉर्मेशन दो। अननेसेसरी या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से हमारे अकाउंट जो है वो बल्कि हो जाते हैं, ओवरबर्डनड हो जाते हैं, तो उनको नहीं क्लोज करना चाहिए। This convention is an exception to the convention of full disclosure. According to this convention, items having an insignificant effect, जो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट वाली गुड्स हमारी आइटम्स हैं या इरिलीवेंट हैं यूज़र्स के लिए, नीड नॉट बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है। दिस अनइम्पोर्टेंट आइटम आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज विद अदर आइटम, या तो उसको छोड़ दीजिए या फिर किसी अदर आइटम के साथ मर्ज कर दीजिए, अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, हम इसको AAA के नाम से भी जानते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड
as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investors. मटेरियल की गुड्स जो है वही हो सकती है जो इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प करती है या उसके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो वही। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कॉलर ने क्या बोला है, मटेरियलिटी इज़ द करेक्टरिस्टिक अटैचिंग टू ए स्टेटमेंट फैक्ट और आइटम वेयर बाय इट्स डिस्क्लोजर और द मेथड ऑफ गिविंग इट्स एक्सप्रेशन वुड बी लाइकली टू इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ रीजनेबल पर्सन। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक कंपनी जो करोड़ों में बिजनेस कर रही है उसके लिए 500 की उसकी मान लीजिए सेल टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ आ रहा है या कुछ भी इतना, मतलब करोड़ों में काम कर रही है, तो उसके लिए 500 की अमाउंट जो है वो क्या होएगी, इमटेरियल होगी। सेम अदर बिजनेस जो 5000 या 1000 में कर रहा है उसके लिए 500 की जो आइटम है 500 रुपीज़ हैं उसके लिए क्या है, मटेरियल करते हैं। तो पर्सन टू पर्सन, अकाउंट टू अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस मैटरियलिटी का पॉइंट जो है वो उठता है। किसी के लिए कोई चीज़ मैटर की हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर एग्जांपल दिया भी है, आपको देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स में बी मटेरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप। जो रिपेयर वर्कशॉप है उसके लिए छोटे टूल्स की कॉस्ट जो है वो मैटर करती है। बट द सेम फिगर में बी इमटेरियल फॉर एस्कॉर्ट लिमिटेड। कार बनाने वाली एस्कॉर्ट लिमिटेड है, उसके लिए कोई छोटे टूल जो है वो मैटर नहीं करते। तो यही पर्सन टू पर्सन या फिर बिजनेस टू बिजनेस हम कह सकते हैं कि मटेरियल और इमटेरियल की पॉइंट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जज करके हमको ट्रांजैक्शंस को नोट करना चाहिए। लास्ट एंड थर्ड कन्वेंशन हमारी है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हमें लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, एक्सपेंसेस के लिए, लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, अपने अकाउंट्स में उसकी जगह पहले ही दे देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफिट या गेन होता दिख रहा है तो आपको उसको एक्चुअल, जब तक प्रॉफिट और गेन नहीं हो जाता उसको नहीं मान सकते। दोबारा सुनेंगे। कंजर्वेटिज्म पॉइंट क्या कहता है कि जो लॉस अगर होते हैं, कोई भी आपको इन फ्यूचर लॉस दिख रहा है कि हो सकता है, उसको पहले ही लॉस मान लो ताकि हम फ्यूचर जो है अपना सेफ कर लें। उस लॉस की पूर्ति करने के लिए पहले ही रिजर्व या पहले ही पैसा जो है निकाल कर रख लें। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में गेन होने का, प्रॉफिट होने का चांस दिख रहा है तो आप उसको तब तक प्रॉफिट नहीं मानोगे जब तक वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉस की पूर्ति या लॉस के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। According to this convention, all anticipted losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated unrealized gains should be ignored. In other words, conservatism is the policy of playing safe. वही है कि उसकी क्या पॉलिसी है, सेफ रहने की, सेफ रखने की। प्रोविज़न इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी। जो भी हम प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न क्या होते हैं, जो भी पैसा हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर थिंग के लिए हमने साइड में निकाल के रखा, तो वो हमारा क्या है, प्रोविज़न। When there are different alternative for recording a transactions, the one having least favorable immediate effect on profit or capital should be adopted. Following are the example of the application of the principle of conservatism. जैसे क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू देखते हैं, अगर आप कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो कम हो उस पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कम है, मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है, तो आपको दिख रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांस, तो उसको नहीं मानेंगे आप। लेकिन अगर रिलाइजेबल वैल्यू कम शो हो जाती है तो आप उस पर ही जो है इसकी एंट्री कर देते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से अगर आपको डाउट है अपने डेटर्स पर, डेटर कौन होते हैं, जिनको हमने क्रेडिट में, उधार में सेल किया था, अब उन डेटर्स के डूबने का डर है, मतलब वो पैसा जो है ना आने का डर है, तो उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना लेंगे। सेम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर लेते हैं तो सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड, जो अमाउंट पे की है उसके अगेंस्ट जो है सरेंडर वैल्यू की वैल्यू भी
बना लेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई सूट अगेंस्ट चल रहा है फर्म का, तो वो भी अगर पेंडिंग है तो उसके लिए भी उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लेंगे। अब क्या इफ़ेक्ट रहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के, तो आप यहाँ देख सकते हैं, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी यूज्ड वेरी कॉशियसली, otherwise it will have two effects. Profit and loss account will disclose lower profit in comparison to the actual profit. अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है डिस्क्लोज करते हैं लोअर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से, बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वैल्यू. The above mentioned effect will result in creation of secret reserve which is in direct conflict with the convention of full disclosure. तो ये कहता है कि अगर आप कंजर्वेटिज्म का ये कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो क्या होएगा, आपके प्रॉफिट जो है वो कम शो होंगे लोअर एक्चुअल प्रॉफिट से, कम शो होंगे तो कम ही डिवाइड होंगे. ये आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सीक्रेट रिजर्व जो है वो बन जाता है. सेम बैलेंस शीट जो है वो भी क्या है, अपनी एसेट्स की वैल्यू से अंडर स्टेटमेंट कम भी शो होगी और लाइबिलिटी जो है वो ओवर स्टेटमेंट शो होगी, ओवर शो होगी एक्चुअल वैल्यू से. तो इसके लिए क्या है, बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल पॉइंट्स है कि आपका पैसा जो है वो बटेगा नहीं, सीक्रेट रिजर्व में रहेगा. लेकिन यहाँ ध्यान देने की नीड ये है कि ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर एक्सेप्शन है. ये हमारे थे अकाउंटिंग कन्वेंशंस. 3 पॉइंट्स थे. फर्स्ट हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. तीनों पॉइंट में बात आती है. फुल डिस्क्लोजर में पूरा डिस्क्लोज करने की बात कहता है, मैटरलिटी में उतना डिस्क्लोज करने की बात कहता है जो मैटर की बात है, अननेसेसरी ओवर बर्डन करने की नीड नहीं रहती है. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि लॉस के लिए पहले पूर्ति करो, प्रॉफिट को इग्नोर करो अगर इन फ्यूचर आपको दिख रहे हैं तो. इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे एंड मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी पिक सेंड करेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय. हैव ए नाइस डे.